नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे जेबी एनसीईआरटी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पीपीबी यानी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के यूनिट 3 के थ्योरी पोर्शन को, जो कि बेस्ड है ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ केवाईसी। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ केवाईसी, इससे पहला जो यूनिट था उसमें हमने केवाईसी के बारे में समझा था, मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल टेररिज्म और ये सभी चीज़ें के बारे में हम लोगों ने देखा था दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में क्या क्या ऑपरेशनल एस्पेक्ट है केवाईसी के, ये डिस्कस करेंगे। आइए जरा देखते हैं कि किन किन टॉपिक को हमें समझना है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नो योर कस्टमर नॉर्म्स यानी केवाईसी नॉर्म्स। इसके अंदर दोस्तों कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्यूर, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसीड्यूर और अल्टरनेट मोड ऑफ सीडीडी प्रोसीड्यूर, ये सभी देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग वायर ट्रांसफर को समझेंगे। उसके बाद दोस्तों अदर ऑपरेशंस रेगुलेशंस को समझेंगे। उसके बाद दोस्तों CKYCR यानी सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री के बारे में समझेंगे। और फाइनली हम लोग देखेंगे मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन यानी ट्रांजैक्शन को कैसे मॉनिटर करना है। और ट्रांजैक्शन में दोस्तों सस्पिशियस ट्रांजैक्शन भी आएगा और इसके अंदर फाइनली हम लोग रिकॉर्ड मैनेजमेंट को भी समझेंगे। आइए दोस्तों शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को अपने जेआईबी मेड सिंपल के प्लान्स के बारे में बताना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपने जेआईबी 2023 अपकमिंग 2023 एग्जाम के लिए पेड कोर्स को लॉन्च किया है। इसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, RBWM, IEFS, PPB और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर। सो इन दिस पेड प्रोग्राम यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा, यूनिट वाइज थ्योरी वीडियोस, यूनिट वाइज MCQs वीडियोस, यूनिट वाइज थ्योरी PDF एंड यूनिट वाइज MCQ PDF। हमारे पास 2 प्लान अवेलेबल हैं। यदि आप वीडियोस प्लस PDF एक्सेस करना चाहते हैं तो पर सब्जेक्ट आपको ₹500 कॉस्ट पड़ेगा, और केवल PDF एक्सेस करना चाहते हैं तो इट विल कॉस्ट यू ₹200 पर सब्जेक्ट। टू परचेज यू हैव टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर एंड दोज हु विल ऑप्ट फॉर ऑल ऑफ दीज, जो चारों सब्जेक्ट को ऑप्ट करेंगे उनको दोस्तों 1800 देना है, और यदि केवल PDF चाहिए तो 700 देना है। और यदि आप इन सभी प्लान्स को ऑप्ट करते हैं तो आपको बुक लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको इन सभी प्लान में MCQs और थ्योरी दोनों कवर्ड होंगे। केवल आप इतना कंटेंट पढ़ेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर जेईबी एग्जामिनेशन। नाउ लेट्स कंटिन्यू अवर टुडे सेशन। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि PMLA और PMLR इसने लीगल रिक्वायरमेंट रखा है ताकि क्या क्या मेजर लिए जाने चाहिए बहुत सारे रिपोर्टिंग एंटिटीज़ को, जो कि PMLA के अंदर स्टिपुलेटेड है। तो RBI ने कुछ ऑपरेशनल नॉर्म रखा है बैंकों के लिए और दूसरे एंटिटीज़ के लिए, जो कि RBI के द्वारा रेगुलेट की जाती है। वो कहाँ रखा है, तो मास्टर डायरेक्शन में रखा है। मास्टर डायरेक्शन यानी नो योर कस्टमर KYC डायरेक्शन 2016। तो दोस्तों ये सभी जो डायरेक्शंस हैं ये सभी ब्रांचेस के लिए अप्लाई होते हैं, और मेजोरिटली और जो मेजोरिटी सब्सिडरीज हैं जो कि अब्रोड में लोकेटेड है उनके लिए अप्लाई होते हैं। अब मान लीजिए कि कोई वेरिएंस है KYC AML के स्टैंडर्ड से, जो कि RBI ने प्रिस्क्राइब किया है, तो ब्रांचेज या सब्सिडरी को रिक्वायर करना है कि वो स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन को अडॉप्ट करें। ठीक है। अब मान लीजिए कोई फॉरेन बैंक की ब्रांच है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि यदि कोई वेरिएंस है KYC AML स्टैंडर्ड में जो कि RBI ने प्रिस्क्राइब किया है, और होस्ट कंट्री रेगुलेटर में, देखिए RBI के द्वारा जो प्रिस्क्राइब गाइडेंस है और जो होस्ट कंट्री रेगुलेटर के द्वारा प्रिस्क्राइब गाइडेंस है, दोनों में यदि कोई वेरिएंस है तो ब्रांचेज या सब्सिडरीज को अडॉप्ट करना है मोर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन, जो ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है उसे अडॉप्ट करना है। और कई कई दोस्तों ऐसा भी देखा जाता है कि फॉरेन बैंक का कुछ अलग रेगुलेशन है और RBI का कुछ अलग रेगुलेशन है, तो उस पार्टिकुलर केस में जो स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन है उसे अडॉप्ट करना है, राइट। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि KYC नॉर्म्स क्या क्या हैं। तो RBI का इंस्ट्रक्शन है कि जो कि कवर करता है रिक्वायरमेंट फॉर कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी एंड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। तो पहले हम लोग बात करते हैं कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी की। तो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी किसी बैंक का, उसके अंदर दोस्तों कुछ क्राइटेरिया होता है कि आप किस बेसिस पे कस्टमर को एक्सेप्ट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सपेक्टिव टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल टेररिज्म रिस्क। तो इसके लिए कुछ नॉर्म्स है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। पहला नॉर्म्स है कि कोई भी अकाउंट जो है एनोनिमस या फिक्सिशियस या बेनामी नाम का नहीं खुलना चाहिए। दूसरा नॉर्म है कि कोई ऐसा अकाउंट नहीं खुलना चाहिए जहाँ पे अप्रोप्रिएट कस्टमर ड्यू डिलिजेंस मेजर नहीं लिया गया है। ठीक है। किस कारण से, मान लीजिए कस्टमर कॉपरेट नहीं कर रहा है या डॉक्यूमेंट्स नॉन रिन्यूएबल है, तो वहाँ पे कोई अकाउंट आपको नहीं खोलना है। तीसरा है क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप नहीं बनाना है जब तक आप CDD यानी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसीड्यूर को फॉलो नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या है, वैसा सर्कमस्टांस जिसमें कस्टमर को परमिट किया जाता है दूसरे पर्सन के बिहाफ में एक्ट करने के लिए, वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। जैसे कि आप जानते होंगे पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, तो उसमें कस्टमर को दूसरे के बिहाफ में काम करने का अथॉरिटी होता है, तो वहाँ पे लिखा होना चाहिए परफेक्टली कि हाँ ये दिस वुड बी स्पेल्ड आउट
ठीक है दोस्तों, ये ऑपरेशनल पार्ट है, आपके डेली डे टू डे प्रैक्टिकल बैंकिंग में हेल्पफुल होगा। देखिए एक चीज़ को ध्यान से समझिए, टू इंश्योर दैट द आइडेंटिटी ऑफ द कस्टमर डज नॉट मैच विद एनी पर्सन और एंटिटी whose name appear in the सैमसंग लिस्ट सर्कुलेटेड बाय आरबीआई। आरबीआई दोस्तों सैमसंग लिस्ट सबमिट सर्कुलेट करती है, तो ये आपको इंश्योर करना है कि उस कस्टमर का जो आइडेंटिटी है वो उससे मैच नहीं करता हो, जो आरबीआई ने सैमसंग लिस्ट सबमिट किया है। उसके बाद दोस्तों आपको पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर को वेरीफाई करना है, जो कि आप इशूइंग अथॉरिटी के द्वारा ऑब्टेन करते हैं। तो परमानेंट अकाउंट नंबर को वेरीफाई करना ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करना होगा, ठीक है, जो भी ई डॉक्यूमेंट है उसके डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करना। कस्टमर ने जो ई डॉक्यूमेंट दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दिए हैं, उसके डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करना कि वो प्रॉपर है कि नहीं। फिर दोस्तों आपको मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना है केवाईसी पर्पस के लिए, जब ऑन बोर्डिंग होगा या पीरियोडिक अपडेशन होगा उसको केवाईसी पॉलिसी में स्पेसिफाइड किया जाता है। फिर दोस्तों यदि मान लीजिए जॉइंट अकाउंट है तो वहाँ पे सीडीडी प्रोसीड्यूर को भी कैरी आउट करना है सभी जॉइंट अकाउंट होल्डर के लिए, यानी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की जो पॉलिसी है उसको आपको सभी जॉइंट अकाउंट होल्डर के लिए फॉलो करना है। तो ये सभी दोस्तों कुछ ड्यू डिलिजेंस से रिलेटेड नॉर्म्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। तो दोस्तों कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी जो है उसमें उसका मतलब यही है दोस्तों कि आप जो है बैंकिंग या फाइनेंशियल फैसिलिटी डिनाई नहीं करेंगे उस मेंबर को जो जनरल पब्लिक को होंगे, ठीक है, जो खासकर जो फाइनेंशियली और सोशली डिसएडवांटेज है उनको आप मना नहीं कर सकते कि आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, राइट। उसके बाद दोस्तों नॉन कंप्लायंस यदि है केवाईसी गाइडलाइन का किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं तो बैंक डिसाइड कर सकती है कि उस अकाउंट को क्लोज करना है, लेकिन उससे पहले उसे ड्यू नोटिस देना पड़ता है। मान लीजिए लगा बैंक को कि नहीं ये पार्टिकुलर कस्टमर का अकाउंट ड्यू डिलिजेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, उसके केवाईसी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो बैंक उस अकाउंट को क्लोज कर सकती है, लेकिन क्लोज करने से पहले उसे नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्यूर की। दूसरा चीज़ है सीआईपी। पहले हमने सीएपी के बारे में बात किया, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी के बारे में बात किया, अब बात करेंगे सीआईपी यानी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्यूर। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन के अंदर दोस्तों आप आइडेंटिफाई करते हैं और वेरीफाई करते हैं कस्टमर की आइडेंटिटी को। कैसे आइडेंटिफाई और वेरीफाई करेंगे, आपके पास रिलेबल इंडिपेंडेंट सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, डाटा होगा, इंफॉर्मेशन होगा। तो किन किन केसेस में हमें कस्टमर को आइडेंटिफाई करना जरूरी है तो वो मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों जब आप अकाउंट को ओपन कर रहे हैं या कोई अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको कस्टमर को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों जब आप इंटरनेशनल ट्रांसफ़र लेते हैं नॉन अकाउंट होल्डर के लिए, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र फॉर नॉन अकाउंट होल्डर, तो वहाँ भी दोस्तों आपको सीआईपी कस्टमर को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कोई भी नॉन अकाउंट होल्डर के लिए इंटरनेशनल ट्रांसफ़र हो रहा है, यदि कहीं डाउट आपको लग रहा है कि किसी कस्टमर के ऑथेंटिसिटी में कोई डाउट लग रहा है या इन्फॉर्मेशन वो एडिक्वेट नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ पे आप आइडेंटिफाई करना जरूर आइडेंटिफाई कीजिए। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसमें थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी आ सकता है, लोडिंग रीलोडिंग और प्रीपेड और ट्रेवल कार्ड फॉर वैल्यू ऑफ अवर 50,000 यानी 50,000 से ऊपर का मान लीजिए किसी वैल्यू का ट्रैवल कार्ड हो, प्रीपेड कार्ड हो, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हो, उसका सेलिंग हो, तो वहाँ पे दोस्तों कस्टमर को आइडेंटिफाई करना बहुत आवश्यक है। फिर मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन है या सीरीज ऑफ कनेक्टेड ट्रांजैक्शन है जिसका वैल्यू 50,000 से ऊपर है किसी वॉक इन कस्टमर के लिए, तो वहाँ भी आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। छठा पॉइंट है, जब भी कोई डाउट हो कि कस्टमर या अकाउंट बेस्ड हो या वॉक इन हो, वो इंटेंशनली जो है ट्रांजैक्शन को स्ट्रक्चर कर रहा है बिलो 50,000, ठीक है। जब भी आपको लगे डाउट हो कि कस्टमर जो कि अकाउंट बेस्ड है या वॉक इन कस्टमर है वो इंटेंशनली स्ट्रक्चर कर रहा है ट्रांजैक्शन को जो कि 50,000 से बिलो है, तो वहाँ पे आपको कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है। तो जब भी आप कस्टमर के आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों इशूइंग अथॉरिटी के साथ और किसी भी मोड से करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों यदि बैंक थर्ड पार्टी पे रिलाई कर रही है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के लिए तो उसको प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहिए। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक पे ही आती है, जो कि कस्टमर पे नहीं आती है, बैंक पे आती है। तो आपको कस्टमर को आइडेंटिफाई करना इन सभी केसेस में बहुत आवश्यक है। अब जरा हम लोग बात करते हैं सीडीडी। बार बार ये टर्म आ रहा है, सीडीडी के क्या क्या प्रोसीड्यूर्स हैं, आइए जरा देखते हैं। तो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के अंदर मैं आपको बताया कस्टमर आइडेंटिफिकेशन आएगा, और उसके अलावा दोस्तों आप कस्टमर का लोकेशन, उसकी एक्टिविटी, उसका पर्पज़, किस लिए वो बैंकिंग सर्विस कर रहा है, ये सभी यूज किया जाएगा। तो रिस्क के बेसिस पे जो कि कस्टमर से परसीव होता है, ठीक है, उसका हाउसिंग एक्टिविटी क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसका मोड ऑफ पेमेंट क्या है, उसका टर्नओवर क्या है, उसकी सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस कितनी है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं ताकि उस कस्टमर के प्रोफाइल को कंप्लीट किया जा सके। तो दोस्तों बेसिक डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट के बारे में आइए जरा बात करते हैं।
तो देखिए आपने रिस्क परसीव किया और इन सभी चीज़ों के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम बात करें कि किन किन कस्टमर के लिए किन किन तरह की डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला इंडिविजुअल के लिए बात करते हैं। तो इंडिविजुअल रिक्वायरिंग CDD। तो देखिए दोस्तों, इंडिविजुअल के केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। फॉर हाँ, डॉक्यूमेंट टू बी ऑब्टेन फ्रॉम एन इंडिविजुअल। कोई भी पर्सन मान लीजिए अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप बना रहा है, कोई भी बेनिफिशियल ऑनर है किसी लीगल एंटिटी कस्टमर का, ठीक है, तो उसका कोई बेनिफिशियल ऑनर है तो वहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। कोई ऑथोराइज सिग्नेटरी है लिग्निटी एंटिटी कस्टमर का, कोई लीगल एंटिटी कस्टमर है उसका कोई ऑथराइज सिग्नेटरी है, वहाँ भी आपको CDD चाहिए। कोई पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है लीगल एंटिटी कस्टमर का, ठीक है। तो इन सभी चारों केस में दोस्तों डॉक्यूमेंट को ऑब्टेन करना है इंडिविजुअल के द्वारा, ठीक है। ये सभी की जो मैंने आपको 4 केसेस बताया, क्या क्या बताया, पावर ऑफ अटॉर्नी, ऑथराइज सिग्नेटरी, बेनिफिशियल ऑनर और कोई सिंगल एक पर्सन। दूसरा है दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। पहले तो किससे किससे चाहिए ये समझ में आ गया, इन 4 लोगों से डॉक्यूमेंट चाहिए। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो पहला आधार नंबर चाहिए। मान लीजिए कि कोई बेनिफिट या सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिल रहा है, ठीक है, तो वो उसको आधार उसके अकाउंट में मान लीजिए रिसीव करना है, ठीक है, तो कस्टमर को आधार प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। आधार नंबर चाहिए। यदि मान लीजिए कोई बेनिफिट है या कोई सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगा तो आधार कस्टमर को वॉलंटरीली आधार प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों एक सर्टिफाइड कॉपी होना चाहिए किसी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट का, सर्टिफाइड कॉपी होना चाहिए जिसके अंदर आइडेंटिटी का डिटेल हो, ठीक है, एड्रेस का डिटेल हो, या कोई डॉक्यूमेंट भी होगा तो चलेगा, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा और क्या होना चाहिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो एक तो आधार कॉपी मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों एक कॉपी चाहिए कि हाँ, जो मान लीजिए डॉक्यूमेंट है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बैंक के जो ऑफिसर हैं वो उसे ऑथेंटिकेट करेंगे, उसमें लिखेंगे कि वेरीफाइड विद ओरिजिनल, मैंने ओरिजिनल के साथ वेरीफाई किया, ठीक है। ये कौन लिखेंगे, बैंक के ऑफिसर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कोई नॉन रेजिडेंट है, उस केस में क्या होगा बताइए। मान लीजिए कोई NRI है या PIO है, तो उस केस में दोस्तों जो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट का कॉपी है, ठीक है, तो वो अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफाई होना चाहिए और फिर उसे लेना है आपको, ठीक है। तो अब दोस्तों ऑथराइज ऑफिशियल कोई ओवरसीज ब्रांच के हों, शेड्यूल कमर्शियल ब्रांच के, ठीक है, जो ब्रांच मान लीजिए कोई ओवरसीज ब्रांच है जिनके साथ इंडियन बैंक का रिलेशनशिप है, कोई नोटरी पब्लिक है अब्रोड के, कोई कोर्ट के मजिस्ट्रेट हैं, कोई जज हैं, कोई इंडियन एम्बेसी हैं, ठीक है, उस कंट्री के, या मान लीजिए कोई कंसल्टेट जनरल है उस कंट्री में जहाँ पे नॉन रेजिडेंट कस्टमर रिसाइड कर रहा है, ये सभी ऑथराइज ऑफिशियल्स हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन अथराइज ऑफिशियल्स है, किनके साइन चलेंगे। ये खासकर मैं आपको बता रहा हूँ NRI अकाउंट के केस में। नॉन रेजिडेंशियल अकाउंट या पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन के केस में एक डॉक्यूमेंट का कॉपी लेना है और अथॉरिटीज़ के द्वारा वो डॉक्यूमेंट ऑफ कॉपी स्पेसिफाई होना चाहिए। अब अथॉरिटीज़ में कौन कौन आता है मैंने आपको नाम बता दिया दोस्तों। चलिए उसके अलावा और क्या लेना है, आपने आधार ले लिया, आपने OVD ले लिया यानी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट ले लिया। अब आपको एक फोटोग्राफ लेना है, ठीक है, या फोटोग्राफ नहीं है तो एक डॉक्यूमेंट, मान लीजिए कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुआ है तो वहाँ पे आपको क्या लेना है, फोटोग्राफ लेना है, वो भी रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए आपको दोस्तों। उसके अलावा परमानेंट अकाउंट नंबर या फॉर्म 60 जो भी इनकम टैक्स रूल में डिफाइंड है, ठीक है, या उसका इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट, दोनों में से कुछ भी लेना है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ऐसा और भी कोई डॉक्यूमेंट लेना है जो कि बिजनेस के रिस्पेक्ट में, बिजनेस के नेचर के रिस्पेक्ट में हो और जो कि कस्टमर के फाइनेंशियल स्टेटस को शो करे, ठीक है। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट लेना है जो कि फाइनेंशियल स्टेटस को शो करे, या इसका कोई डॉक्यूमेंट लेना है जो कि RE को रिक्वायर्ड होगा। तो दीज आर द सम ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट हैज़ टू बी टेकन। अब दोस्तों आपने डॉक्यूमेंट ले लिया, अब उसके बाद आता है OVD, ठीक है। क्या आता है दोस्तों, OVD क्या होता है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है दोस्तों, KYC पर्पज़ के लिए क्या क्या ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट होता है बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला है आपका पासपोर्ट, ठीक है, ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है KYC के लिए। पासपोर्ट होता है दोस्तों। उसके बाद DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आधार नंबर, ठीक है, आधार नंबर भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है। उसके बाद क्या है दोस्तों, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, वोटर ID जो होता है वो भी OVD है, मैं आपको OVD के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद क्या है दोस्तों, पांचवा क्या है, नरेगा जॉब कार्ड, नरेगा के द्वारा नरेगा जॉब कार्ड भी दोस्तों एक ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है। उसके बाद क्या है दोस्तों, नेशनल लेटर इज इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NPR क्या होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसने कोई लेटर इशू किया हो, ठीक है, तो ये भी हमारा ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है,
ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, वोटर आईडी, नरेगा जॉब कार्ड, एनपीआर, दिस 6 आर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। मान लीजिए ये जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट मैंने आपको बताया, इसमें कोई अपडेटेड एड्रेस नहीं है कस्टमर के लिए, ठीक है। तो उस केस में दोस्तों आप क्या यूज करेंगे अपडेटेड एड्रेस देखने के लिए? तो उस केस में आप यूटिलिटी बिल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई एड्रेस चेंज हो गया तो आप वहाँ यूटिलिटी बिल यूज कर सकते हैं। यूटिलिटी बिल क्या होता है? यूटिलिटी बिल दोस्तों 2 महीना से ज़्यादा का ओल्ड नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, पोस्ट पेड मोबाइल नंबर, मोबाइल फ़ोन, पाइप गैस, वाटर बिल, ये सभी को यूज कर सकते हैं। उसके बाद और क्या यूज़ कर सकते हैं आप म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट या प्रॉपर्टी रिसिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। आप क्या ले सकते हैं? तीसरा में पीपीओज ले सकते हैं। पीपीओज क्या होता है? पेंशन पेमेंट ऑर्डर ले सकते हैं, जो कि रिटायर्ड एम्प्लॉय को इशू किया जाता है। ये सब तब लेना है जब कस्टमर का एड्रेस चेंज हो गया है और एड्रेस जो आधार पे है वो एक्चुअल नहीं है। फिर आप क्या ले सकते हैं कि एम्प्लॉयर, वो मान लीजिए कस्टमर जहाँ पे काम कर रहा है उसके जो एम्प्लॉयर हैं, वो जो अलॉटमेंट लेटर हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफर किया जाता है या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफर करती है, तो उसे भी आप ले सकते हैं कि आपको यदि एड्रेस को अपडेट करना है तब। तो मैंने क्या क्या बताया दोस्तों, एड्रेस अपडेट करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है? यूटिलिटी बिल ले सकते हैं आप, रिटायर्ड एम्प्लॉय है तो पीपीओज ले सकते हैं, यदि सैलरीड एम्प्लॉय है तो उसका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का जो ये जॉब लेटर होता है, एकोमोडेशन लेटर होता है, अलॉटमेंट लेटर होता है, वो ले सकते हैं आप। उसके अलावा दोस्तों म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट ले सकते हैं जब एड्रेस चेंज करना हो तो। अब मान लीजिए कि ये सब भी नहीं अवेलेबल है, यदि कुछ भी अवेलेबल ऑब्टेन हो गया तो दोस्तों विद इन 3 मंथ एन ओबीडी विद करंट एड्रेस मस्ट बी सबमिटेड। ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया तो हो गया, नहीं। आपने अभी तो टेम्पोरली काम चला लिया, लेकिन 3 महीना के अंदर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है कस्टमर के द्वारा। मतलब ये सब तो आपका टेम्पोररी बेसिस पे काम चलेगा, लेकिन आप 3 महीना के अंतर्गत ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट कौन सबमिट करेगा? कस्टमर सबमिट करेगा, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कोई फॉरेन नेशन का, ये तो मैंने इंडियन कस्टमर के बारे में बताया, कोई फॉरेन नेशन का है जहाँ पे ओबीडी में एड्रेस लिखा ही नहीं हुआ है, तो दोस्तों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा जिसमें लिखा रहेगा दोस्तों, और वो लेटर फॉरेन एम्बेसी के द्वारा इशू किया जाता है, वही प्रूफ ऑफ एड्रेस के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। तो मैंने क्या बताया दोस्तों कि जो हमारे इंडियन नेशन है उनका यदि अपडेटेड एड्रेस चेंज करवाना है तो फिलहाल तो आप ये सब यूटिलिटी बिल, पीपीओज, लेटर ऑफ जॉब लेटर, ये सब यूज कर सकते हैं, लेकिन 3 महीना के बाद उसको ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। और यदि फॉरेन नेशन है तो उनको क्या करना है कि एक डॉक्यूमेंट सरकार के द्वारा या फॉरेन एम्बेसी के द्वारा लिखवाना है और वही काम करेगा प्रूफ ऑफ एड्रेस में। मान लीजिए कोई नाम चेंज करवाने के लिए आया तो क्या कीजिएगा आप? तो वहाँ पे ड्यू डिलिजेंस क्या है आपका, मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि कोई नाम चेंज करवाने आया तो आपको एक ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट लेना है प्रीवियस नेम के साथ, और उसका अलॉन्ग विद मैरिज सर्टिफिकेट और द गैजेट नोटिफिकेशन इंडिकेटिंग द चेंज इन नेम कैन बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो यदि कोई आदमी नाम चेंज करवाने आया दोस्तों तो उसका पुराना जो नाम था उसके साथ जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है वो लेना है। उसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट लेना है या कोई गैजेट नोटिफिकेशन लेना है जो कि इंडिकेट करे कि उसका नाम चेंज को एक्सेप्ट किया गया है। ये गैजेट नोटिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। गैजेट यानी कोई भी गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा नोटिफाइड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए कि कोई आधार बेस्ड केवाईसी है, ठीक है। तो आधार बेस्ड केवाईसी का मैं आपको आधार बेस्ड केवाईसी का क्या क्या नॉर्म्स है वो समझाता हूँ। तो सबसे पहला कुछ नॉर्म्स है जहाँ पे आधार नंबर को यूज किया जाता है केवाईसी पर्पस के लिए। पहला कि जब आपका टू बी यूज्ड ओनली विद द रिटन कंसेंट, आपको कस्टमर से रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों मस्ट बी ऑन द बैंक रिकॉर्ड फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिटेनिंग ओनली द लास्ट 4 डिजिट, ठीक है। केवल लास्ट के 4 डिजिट को लेना है यदि वो फिजिकल है या इलेक्ट्रॉनिक है। कोई भी कस्टमर जिसको क्रेडिट चाहिए किसी बेनिफिट या सब्सिडी का अंडर अ नोटिफाइड सिम, ठीक है, तो उस केस में दोस्तों क्या करना है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार इज मैंडेटरी। जैसे मान लीजिए एलपीजी है तो एलपीजी का सब्सिडी तभी मिलेगा जब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार मैंडेटरी हो गया है, ठीक है। और दोस्तों इस मेथड में दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिटेल है और फोटोग्राफ है वो कौन प्रोवाइड करती है? UIDAI ये प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? बायोमेट्रिक डिटेल। मान लीजिए इलनेस के कारण, इंजरी के कारण बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फिजिबल नहीं है तो क्या करेंगे आप? ऑफलाइन वेरिफिकेशन करवाएंगे आधार नंबर का या किसी ओबीडी का सर्टिफाइड कॉपी को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब मान लीजिए उसका हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, वो अंगूठा नहीं लगा सकता या कोई इल है, बीमार है, तो उस केस में दोस्तों ऑफलाइन वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा आपको आधार नंबर का, ठीक है। ये सभी ड्यू डिलिजेंस को फॉलो करना है।
और जो ऑफिशियल है, जो कि नेम ऑफ द ऑफिशियल परमिटिंग, जो परमिशन दे रहा है उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ये पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों कोई कस्टमर है, मान लीजिए वो आधार नंबर को आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए यूज कर रहा है, तो बैंक KYC ऑथेंटिकेशन करवा सकती है या ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी करवा सकती है एज अ पार्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस। और दोस्तों यदि कस्टमर अपने करंट एड्रेस डिफरेंट प्रोवाइड कर रहा है आधार रिकॉर्ड में, तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन उससे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी नॉर्म्स हैं आधार के यूज से रिलेटेड। मान लीजिए आधार में कुछ और ना एड्रेस लिखा हुआ है और इसका एक्चुअल एड्रेस कुछ और है, तो उससे सेल्फ डिक्लेरेशन लीजिए। फिर दोस्तों मान लीजिए कि अकाउंट है नॉन फेस टू फेस कस्टमर का, ठीक है, तो वो सामने नहीं है, तो वहाँ पे OTP बेस्ड आधार वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। आपके सामने वो आदमी नहीं है तो आपको आधार वेरिफिकेशन करवाना है तो आप OTP बेस्ड करवा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इसका रिस्ट्रिक्शन भी है, ऐसा नहीं है कि आप सभी अकाउंट में OTP बेस्ड करवाइएगा। रिस्ट्रिक्शन क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि एग्रीगेट बैलेंस ऑफ ऑल द डिपॉजिट अकाउंट ऑफ द कस्टमर शैल नॉट एक्सीड 1 लाख। मतलब उस आप OTP वेरिफिकेशन उसी कस्टमर का करवाइएगा जिसका एग्रीगेट बैलेंस जो है सारे डिपॉजिट अकाउंट का 1 लाख से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है कि उसका जो जितने भी क्रेडिट्स हैं उस फाइनेंशियल ईयर में या डिपॉजिट अकाउंट है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ समझिए, यहाँ केवल डिपॉजिट अकाउंट की बात की जा रही है। ठीक है, और मान लीजिए कि उससे ज़्यादा है तो क्या कीजिएगा, तो उसमें उस अकाउंट को नॉन ऑपरेशनल बना लेना है जब तक वो OBD सबमिट नहीं करे। समझे, अभी तक OTP से आप आधार KYC ऑथेंटिकेट कर सकते हैं यदि उसका 1 लाख से कम का डिपॉजिट अकाउंट में पैसा है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसका जो क्रेडिट है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद मान लीजिए उसने कोई लोन ले रखा है तो या ओनली टर्म लोन शैल बी सैंक्शन, हाँ तो केवल टर्म लोन ही आप सैंक्शन कर सकते हैं OTP के बेसिस पे। और एग्रीगेट जो टर्म लोन होगा वो 60,000 एक साल में नहीं होगा, 60,000 से ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों। फिर उस चौथा केस क्या है दोस्तों, डिपॉजिट और बोरोवल अकाउंट शैल नॉट बी अलाउड फॉर मोर देन 1 ईयर विद इन विच नॉर्मल मोड आइडेंटिफिकेशन इज टू बी डन। हाँ, अब मान लीजिए कि 1 साल से ज़्यादा तक आप उसको डिपॉजिट और बोरोवल अकाउंट नहीं चलवा सकते यदि 1 साल के अंदर उसको अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड को सबमिट करना है। ठीक है, यदि OBD सबमिट नहीं होगा या CCD प्रोसीड्यूर के अकॉर्डिंगली सबमिट नहीं होगा 1 साल के अंदर, तो डिपॉजिट अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा यदि आपने उसका OTP बेस्ड नॉन फेस टू फेस कस्टमर है और आपने OTP बेस्ड KYC किया है तो। ठीक है, और एक डिक्लेरेशन लेना है कि नो अदर अकाउंट यूजिंग दिस मोड हैज़ बीन ओपन नॉट विल ओपन एट एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक। मतलब इस मोड का कोई और अकाउंट ना कोई खोले हैं ना खोलेंगे जब तक हम अपना प्रॉपर OBD जमा नहीं करेंगे। ये डिक्लेरेशन भी लेना है। तो चलिए, मैंने आपको इंडिविजुअल के बारे में तो बता दिया कि आपको क्या क्या ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, कब लेना है, आधार KYC कब करवाना है, कितने किस किस रेंज में है, सभी डिटेल मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म का। तो दोस्तों प्रोप्राइटर का जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होता है वो उसमें दोस्तों जो ऊपर मैंने आपको बताया, ठीक है, उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट और भी लेने पड़ते हैं जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट है या लाइसेंस है जो कि म्यूनिसिपल अथॉरिटी इशू करती है अंडर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। मान लीजिए सेल्स एंड इनकम ITR है, वो भी ले सकते हैं आप। ठीक है, एनी 2 कोई भी 2 लेना है। ठीक है, और CST VAT GST सर्टिफिकेट ले सकते हैं। फिर सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट इशूड बाय सेल्स टैक्स, IEC इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड जो कि प्रोप्राइटरी कंसर्न को इशू किया जाता है। कौन इशू करता है? IEC DGFT। IEC पता है क्या है? कोई भी फर्म यदि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहती है तो उसको IEC लेना पड़ता है। IEC क्या होता है? इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। कौन ऑफर करता है? DGFT ऑफर करती है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फाइनेंस ट्रेड। या एक लाइसेंस सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल इशूड इन नेम ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। कंप्लीट ITR कंप्लीट इनकम टैक्स रिटर्न इन द नेम ऑफ सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, वेयर द फर्म इनकम इज रिफ्लेक्टेड, जहाँ पे फर्म का इनकम रिफ्लेक्ट होगा। यूटिलिटी बिल ले सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लैंडलाइन, टेलीफोन बिल। तो ये सभी चीज़ आप इन्हीं में से कोई 2 चीज़ लेना है एज अ पार्ट ऑफ कस्टमर ड्यू डिलिजेंस फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरी फर्म। यदि मान लीजिए कि बैंक सेटिस्फाइड है कि ये पॉसिबल नहीं होगा कस्टमर को कि 2 मेंशन जो भी डॉक्यूमेंट मेंशन है उनमें से 2 डॉक्यूमेंट कर पाना, तो इसमें से कोई एक भी एक्सेप्ट कर सकता है। और फील्ड वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को सेटिस्फाई करना कि बिजनेस जो है उसी एड्रेस पे कर रहा है। ठीक है, ऐसा कोई ठीक है, मान लीजिए बैंक को सेटिस्फाई है कि नहीं, चलो इसके पास दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं है तो एक डॉक्यूमेंट से भी अकाउंट को ओपन कर सकता है, लेकिन वहाँ पे फील्ड वेरिफिकेशन बहुत करना जरूरी है। अब मान लीजिए ये तो मैंने आपको बताया किसके लिए, प्रोप्राइटरशिप के लिए। कोई दूसरा एंटिटी हो उसके लिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए कंपनीज हैं तो उसके लिए COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द कंपनी, दीज आर द ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। ठीक है, और क्या है दोस्तों उसके अलावा पार्टिकुलर ऑफ बेनिफिशियल ऑनर,
जहाँ भी एप्लीकेबल हो। फिर रिजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड पावर ऑफ अटॉर्नी ग्रांटेड टू इट्स मैनेजर, तो ये सभी चीज़ का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और क्या है दोस्तों, देखिए उसके अलावा और क्या है, KYC डॉक्यूमेंट एज स्पेसिफाइड इन इंडिविजुअल और द ऑफ द बेनिफिशियरी ओनर, ठीक है। तो दीज थिंग्स शुड बी ऑब्टेन फॉर कंपनीज। यदि मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है, रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म से आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, KYC डॉक्यूमेंट। दोस्तों ये चीज़ डेली आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, आई थिंक दिस इज प्रैक्टिस डेली, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पार्टनरशिप फर्म के केस में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना है, पार्टनरशिप डीड लेना है, परमानेंट अकाउंट नंबर लेना है पार्टनरशिप फर्म का, KYC डॉक्यूमेंट लेना है, ठीक है, किसका, पार्टनर्स का लेना है, बेनिफिशियल ऑनर का लेना है, और जो पर्सन अटॉर्नी है सबका KYC लेना है। समझ रहे हैं। कंपनी के केस में भी KYC किसका किसका लेना है, बेनिफिशियल ऑनर का, ठीक है, ऑथराइज सिग्नेटरी का, ऑफिसर्स और एम्प्लॉय एज अ केस में भी, ठीक है, जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी का काम कर रहा है, सबका KYC डॉक्यूमेंट लेना है। उसी तरह पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप परमानेंट अकाउंट नंबर, KYC डॉक्यूमेंट सबका लेना है, जो जो उसके बेनिफिशियल ऑनर है। फिर दोस्तों यदि ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट के केस में आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना है, ट्रस्ट डीड लेना है, परमानेंट अकाउंट नंबर या फॉर्म 60 लेना है, किसका, ट्रस्ट का, और डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, बेनिफिशियल ऑनर का, उस ट्रस्ट के बेनिफिशियल ऑनर कौन कौन के हैं, और जो पर्सन पावर ऑफ अटॉर्नी का काम कर रहा है उसका भी आपको KYC लेना है। मान लीजिए कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, वहाँ पे रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा, किसका, मैनेजिंग बॉडी का, ऐसे एसोसिएशन के जो मैनेजिंग बॉडी होंगे उनका रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा, परमानेंट अकाउंट नंबर या फॉर्म 60 लेना पड़ेगा आपको, पावर ऑफ अटॉर्नी जिनको भी ग्रांट किया गया है उसका KYC लेना पड़ेगा, ठीक है, वो KYC डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा मैनेजिंग बॉडी का और बेनिफिशियल ऑनर का, और जो पर्सन अटॉर्नी का पावर होल्ड कर रहा है उसका, ठीक है, जो उसके बिहाफ पे ट्रांजैक्शन करेगा उसका KYC डॉक्यूमेंट लेना है। ये किस केस में लेना है, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया, तो किस केस में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेना है उसका मैंने आपको आइडिया दिया। आप बेनिफिशियल ऑनर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो बेनिफिशियल ऑनर वो पर्सन होता है जो कि बेनिफिट एंजॉय करता है ऑनरशिप का थ्रू द प्रॉपर्टी टाइटल इन अदर नेम, मतलब प्रॉपर्टी का टाइटल किसी और के नाम में है लेकिन उसके नाम में नहीं है, लेकिन वो फिर भी बेनिफिट एंजॉय करता है ऑनरशिप का। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, मान लीजिए कोई लीगल पर्सन है, तो बेनिफिशियल ऑनर हु इज और आर नेचुरल पर्सन इज आर रिक्वायर्ड टू बी आइडेंटिफाइड। फॉर लीगल पर्सन आपको आइडेंटिफाई करना है कि बेनिफिशियल ऑनर जो कि नेचुरल पर्सन होगा उसको रिक्वायर करना है आइडेंटिफाई करने का, और सारा स्टेप आपको लेना है कि आप उसके आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगे, जो कि मैंने डॉक्यूमेंट ऊपर समझाया है उस बेसिस पे। मान लीजिए कोई ट्रस्ट है, मान लीजिए कि दोस्तों कोई कस्टमर है या कोई ऑनर है किसी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का, ठीक है, और वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और वो कस्टमर ऑनर है उस कंपनी का, ठीक है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ एनी शेयर होल्डर। आपको शेयर होल्डर का आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं करना है या ऐसे कंपनी के बेनिफिशियल ऑनर का आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं करना है। मान लीजिए कोई ट्रस्ट है या नॉमिनी है या कोई फिड्यूशियरी अकाउंट है, तो कोई कस्टमर मान लीजिए दूसरे पर्सन के बिहाफ में काम कर रहा है एज ए ट्रस्टी, एज नॉमिनी और अदर इंटरमीडिएट माइंड, इन सच केस सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द इंटरमीडिएटरी और ऑफ दैट पर्सन ऑन हुज बिहाफ दे आर एक्टिंग, ये सब आपको आइडेंटिफाई करना है। ये हमारे बेनिफिशियल ऑनर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दीज आर आवर बेनिफिशियल ऑनर, सो प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब दोस्तों एक बात आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेट मी टेल यू। देखिए हमारे जो कंपनीज होते हैं, ठीक है, तो कंपनीज में क्राइटेरिया क्या है कैपिटल थ्रेशोल्ड लेवल का, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई पार्टिकुलर कंपनी है, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, तो कोई कंपनी है दोस्तों, उनमें मोर देन 25 शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो कुछ लीगल पर्सन है उनके थ्रेशोल्ड वैल्यू के बारे में आपको बताता हूँ कि कंपनी के केस में मोर देन 25% शेयर इन कैपिटल, ये लिमिट है, 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इज नॉट मोर देन, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों कंट्रोल राइट किसे मिलेगा, अपॉइंटिंग मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को। यदि मान लीजिए पार्टनरशिप का केस है, पार्टनरशिप के केस में जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो है 15% शेयर, ठीक है दोस्तों। ये सभी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है ये लीगल पर्सन के बारे में बताया जा रहा है। एक लीगल पर्सन को
किसी भी लीगल पर्सन को किसी कंपनी का 25% से ज़्यादा शेयर कैपिटल में नहीं मिलना चाहिए। किसी भी पर्सन को किसी पार्टनरशिप का 15% से ज़्यादा शेयर पार्टनरशिप में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है या एसोसिएशन है, कोई एसोसिएशन है दोस्तों, ठीक है, एसोसिएशन के केस में 15% से ज़्यादा कैपिटल शेयर नहीं होना चाहिए। फिर मान लीजिए कोई ट्रस्ट है, क्या है दोस्तों, कोई ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट के केस में जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है तो उस केस में ऑथर, ट्रस्टी, बेनिफिशियल हैविंग 15% और मोर इंटरेस्ट एंड एनी अदर पर्सन एक्सरसाइजिंग इफेक्टिव कंट्रोल। तो ये सभी चीज़, ये सभी नियम हैं कि आपको कंपनी के केस में एक सिंगल पर्सन के पास 25% से ज़्यादा शेयर नहीं होना चाहिए, पार्टनरशिप में 15% है, एसोसिएशन में 15% है, ये नियम आपको याद रखने हैं, और ट्रस्ट में भी दोस्तों 15% है। तो ये बात को ध्यान रखना है, किसी भी लीगल एंटिटी, किसी भी लीगल पर्सन के पास इससे ज़्यादा शेयर नहीं होनी चाहिए। कंपनी के केस में कितनी है, 25%, पार्टनरशिप में 15%, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के केस में आपका 15%, और ट्रस्ट के केस में भी 15%। इन्हांस ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट, तो दोस्तों इन्हांस ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट क्या है? इन्हांस ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट होता है, मान लीजिए कि कोई ऐसा अकाउंट है नॉन फेस टू फेस कस्टमर का, ठीक है, कोई पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है। आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, दोस्तों आपसे पूछेगा पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन क्या होता है, पीईपी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पीईपी। पीईपी मतलब पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, ठीक है, जिसको मान लीजिए कुछ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फंक्शन दे दिया, पब्लिक फंक्शन दिया है फॉरेन कंट्री में, कोई सीनियर पॉलिटिशियन है, सीनियर गवर्नमेंट जुडिशियल मिलिट्री ऑफिसर है, ठीक है, तो ये सब पीईपीज होते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस पॉलिसी क्या है। तो मान लीजिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का अकाउंट है, एसएचजी का अकाउंट है, ठीक है, तो सेविंग बैंक अकाउंट है दोस्तों, तो उस केस में क्या करना है, सीडीडी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस ऑफ ऑल द ऑफिस बियरर सेल सफाइस, मतलब जितने भी उस एसएचजी के ग्रुप के मेंबर हैं, ऑफिस बियरर वही कहलाते हैं, उनका कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होना सफिशिएंट है, ठीक है। और अब सारे मेंबर का नहीं होगा, किसका होगा, जो ऑफिस बियरर है केवल उनका आपको सीडीडी करना है, सारे मेंबर का नहीं करना है दोस्तों, आपको केवल किसका करना है, जो ऑफिस बियरर है उनका करना है। अब मान लीजिए कि ये तो सेविंग बैंक के लिए, लेकिन क्रेडिट लिंकिंग के लिए तो उस केस में सारे मेंबर का करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कोई लोन लेने के लिए आया, वहाँ पे आप सभी मेंबर का कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करेंगे। मान लीजिए कि कोई फॉरेन स्टूडेंट का अकाउंट है, तो वहाँ पे दोस्तों वो आया आपसे एनआरओ अकाउंट खुलवाने के लिए, फॉरेन स्टूडेंट, तो उसका पासपोर्ट देखेंगे, वीज़ा और इमिग्रेशन इंडोर्समेंट देखेंगे, जिसमें उसका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस होम कंट्री में लिखा होगा, उसका फोटोग्राफ लेंगे। उसके बाद एक लेटर लेंगे जो कि एडमिशन ऑफर कर रहा है फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। मतलब मान लीजिए कोई आईआईटी में दूसरे देश का स्टूडेंट आया कि सर्टेन कोर्स को करने के लिए, और वो आपके बैंक में आया और आपको बोला कि मेरा अकाउंट खोल दो, तो आप उसमें क्या क्या देखेंगे, एनआरओ अकाउंट खोलने के लिए आपको कहा, तो आप उसमें जो लेटर देखेंगे कि जो लेटर से उसे ऑफर मिला है यहाँ एडमिशन का, ठीक है। मान लीजिए कि वो जो फॉरेन स्टूडेंट है वो डिक्लेरेशन लेने के लिए आया लोकल एड्रेस में, विद इन 30 days ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट एंड एड्रेस वेरीफाइड। अब दोस्तों इस दौरान जो फॉरेन रेमिटेंस होगा वो कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1000 US डॉलर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्रेडिट जो है वो 50,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए इस पार्टिकुलर अकाउंट में, ठीक है। किस पीरियड में, 30 days के पीरियड में, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ पीरियड। और आरबीआई का अप्रूवल चाहिए ऐसे अकाउंट को ओपन करने के लिए पाकिस्तानी नेशनैलिटी के साथ, ठीक है। कोई पाकिस्तान का आदमी आया और वो चाह रहा है कि हम भारत में पढ़ाई करें, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट के साथ, तो वहाँ पे आरबीआई का अप्रूवल लेना आवश्यक है, वही लिखा हुआ है, पाकिस्तानी नेशनैलिटी के साथ आरबीआई का अप्रूवल लेना आवश्यक है। मान लीजिए कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, एफपीआईज, ठीक है, कोई एफपीआईज है वो अकाउंट खुलवाना चाहता है, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे क्या क्या आपको ड्यू डिलिजेंस लेना है। तो अकाउंट ऑफ एफपीआई एलिजिबल और रजिस्टर्ड एज पर सेबी गाइडलाइन कैन बी ओपन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट फॉर द रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ एफपीआई। मान लीजिए कि वो जो एफपीआई है, वो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, वो रजिस्टर्ड है सेबी गाइडलाइन के अनुसार, रजिस्टर्ड है, तो सेबी गाइडलाइन ये कहती है कि आप अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी का एफपीआई है। तो एफपीआई कुछ डॉक्यूमेंट को एग्जाम भी किया गया है। तो जैसे आपको इनकम टैक्स यानी फाटका और सीआरएस का रूल ऑब्जर्व करना है, मैं आपको बताऊंगा ये फाटका क्या होता है, सीआरएस क्या होता है। आपको दोस्तों एक अंडरटेकिंग लेना है उस एफपीआई से या उसके ग्लोबल कस्टडियन से कि जब भी रिक्वायरमेंट हो तो एग्जाम्प्टेड डॉक्यूमेंट आई डिटेल विल बी सबमिटेड। तो एग्जाम्प्टेड डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं खाली हमेशा के लिए हमने एग्जाम्पशन दे दिया, उसको सबमिट भी करवाना पड़ेगा। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसके पास कोई ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो उसके लिए आप दोस्तों स्मॉल अकाउंट खुलवा सकते हैं,
ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक फैसिलिटी है कि जिसके पास कोई ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो एक स्मॉल अकाउंट को ओपन कर सकता है, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट होता है दोस्तों, ये इसका नेचर होता है सेविंग अकाउंट की तरह होता है, इसे हम लोग स्मॉल अकाउंट कहते हैं। लेकिन दोस्तों इसका कुछ नियम है। स्मॉल अकाउंट में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है कि जो क्रेडिट एग्रीगेट क्रेडिट है एक फाइनेंशियल ईयर में वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। जितने भी पैसा इसमें आएंगे 1 लाख से ज़्यादा पैसा नहीं आ सकते। उसके बाद दोस्तों जितने भी विड्रॉल हैं और ट्रांसफ़र है 1 महीना में वो 10,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब 1 महीना में 10,000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, चाहे वो आप विड्रॉ करें चाहे ट्रांसफ़र करें। फिर किसी भी पॉइंट पे बैलेंस जो है 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ग्रांट से डिपॉजिट आया, वेलफेयर बेनिफिट आया और कुछ पेमेंट आया प्रोक्यूरमेंट का, तो इस लिमिट को इग्नोर किया जाएगा। कभी कभी होता है ना कि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा जो है पैसा आ गया जनधन अकाउंट में और वो आ गया 1 लाख रुपया, तो वहाँ पे आपको इस बैलेंस को इग्नोर करना है, इस लिमिट को इग्नोर करना है। लेकिन ऐसे ट्रांजैक्शन बेस जो है 50,000 से ज़्यादा का बैलेंस एक समय पे नहीं होना चाहिए। और टोटल साल में कितना का नहीं होना चाहिए दोस्तों? 1 लाख का। और जितने भी विड्रॉल्स हैं, जितने भी ट्रांसफ़र है वो 10,000 से ज़्यादा 1 महीना के अंदर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनके उन लोगों के लिए जिनके पास कोई ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। और दोस्तों ये जो अकाउंट है खोला जाता है कस्टमर डिक्लेरेशन अबाउट आइडेंटिटी, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ और एड्रेस जो है डेजिग्नेटेड बैलेंस ऑफिशियल के सामने साइन किया जाता है। और दोस्तों 12 महीना के अंतर्गत उस कस्टमर को ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट भी करना पड़ता है, ठीक है।